Hello guys, welcome to Clear UPSC PCS. Here I am Abhishek Shukla with the Indian Express complete newspaper editorial opinion and explained page analysis of 21st of January 2021. So in this video you will get the whole current affair for the Monday exam and editorial and explains page analysis as well. तो आपको अगर आप सिविल सर्विसेज यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या फिर आईबीपीएस सीजीएल किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको साथ में फैक्ट भी बताता चलूंगा, ठीक है ना। दूसरी चीज एडिटोरियल और एक्सप्लेन पेज में जो एग्जाम पॉइंट अभी से इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं डिस्कस करूँगा। कोई सजेशन है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको पसंद आता तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट। अमेरिका फ्रेश Joseph R. Biden being sworn in the 46th president of the US and Kamala Harris as vice president, the capital in Washington Wednesday। तो अमेरिका के जो बिडेन जी है उनका इनॉग्रेशन हो गया है, ठीक है ना, उन्होंने शपथ ले ली है। और एक बात वन डे एग्जाम वाले याद रखेंगे, ये किस नंबर के प्राइम मिनिस्टर है? 46th प्राइम मिनिस्टर, 46th प्रेसिडेंट है ये यूएस के, ओके, नॉट प्राइम मिनिस्टर। 46th प्रेसिडेंट है और कमला हैरिस जी है वो वाइस प्रेसिडेंट बनी है, इंडियन ओरिजिन की है ये, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। कमला हैरिस ने क्या कहा? आई एम हियर टुडे बिकॉज ऑफ द वुमेन हु केम बिफोर मी एंड द वुमेन मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रेजेंस हियर टुडे माई मदर। तो उन्होंने अपनी माँ को सारा क्रेडिट दिया है। बिडेन जी ने क्या कहा? वी मस्ट एंड दिस अनसिविल वॉर, वी मस्ट रिजेक्ट द कल्चर इन विच फैक्ट दमसेल्फ आर मैनिपुलेटेड एंड इवन मैन्युफैक्चर्ड। वही डोनाल्ड ट्रंप जी के बारे में कुछ बोला है इन्होंने, अनसिविल वॉर बोला है जो अभी तक चला ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में। और उन्होंने कहा कि हम उस कल्चर को रिजेक्ट करेंगे जिसमें फैक्ट मैनिपुलेट किए जाते थे और खुद ही फैक्ट बनाए जाते थे, ठीक है ना। तो ऐसा हुआ है। बिडेन हैरिस इंचार्ज, वी विल लीड नॉट बाय एग्जाम्पल ऑफ आवर पावर बट पावर ऑफ एग्जाम्पल। तो देखिए, जोसेफ आर बिनेट बिडेन JR was sworn in as 46th President of United States on Wednesday, taking office a moment of profound economic, healthy, and political crisis with a promise to seek unity after a tumultuous 4 year that tore at a fabric of American society। तो वही जो ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में हर्डल्स हुए उसी के बारे में बात की गई है। With his hand on 5-inch thick Bible that has been in family for 120 years, Biden recited the 35-word oath of office swearing to preserve, protect and defend the Constitution। तो उन्होंने बाइबल पे हाथ रख के शपथ ली और उन्होंने कहा कि वो प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को इन अ सेरेमनी एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस जॉन जी रॉबर्ट्स। तो ओथ सेरेमनी कौन कराता है? चीफ जस्टिस यूएस में। Completing the process at 11:49 a.m., 11 minutes before the authority of presidency formally changed hand. The ritual transfer of power comes shortly after Kamala Devi Harris was sworn in as vice president by Justice Sonia Sotomayor। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला देवी हैरिस हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, याद रखिएगा। बट एक चीज और याद रखिएगा कि ये नरेंद्र मोदी जी की जो CAA और NRC की जो पॉलिसी है उस पर ये अपोज कर चुकी हैं। सो दैट्स द थिंग, ये याद रखिएगा, ये एडवर्स इंपैक्ट डाल सकता है इंडिया के ऊपर। हैरिस असेंशन मेड हर हाईएस्ट रैंक वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस एट द फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन फर्स्ट पर्सन ऑफ साउथ एशियन डिसेंट टू होल्ड द नेशन सेकंड हाईएस्ट ऑफिस। इसमें कहा गया है कि ये हाईएस्ट रैंकिंग वुमेन है इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस और ये पहली ब्लैक अमेरिकन और पहली साउथ एशियन डिसेंट है जिनको नेशन की सेकंड हाईएस्ट ऑफिस दिया गया। At DC turns page on Trump, Delhi works on reopening chapter, promising to repair our alliance and engage with the world once again। बिडेन ने कहा कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम रिपेयर करेंगे अपने अलायंस को और वर्ल्ड से फिर से एंगेजमेंट स्टार्ट करेंगे। फॉर द एस्टेब्लिशमेंट इन न्यू दिल्ली अलॉन्ग विद इंडियन एम्बेसडर टू द यूएस तरनजीत सिंह संधू हु वाज अटेंडिंग द इनॉग्रल, द टास्क इज कट आउट। संधू predecessor in Washington, External Affairs Minister Jaishankar and Foreign Secretary Harshvardhan Shringla are banking on their significant experience of dealing with Washington DC Beltway politics and its key interculture. Sanghu has had 2 earlier stints responsible for liaison
विद द यूएस कांग्रेस फ्रॉम 1997 टू 2000। तो इन्हें संघू जो है उन्होंने 2 बार अर्लियर स्टिंट देखा है। पहला 1997 से 2000 तक एट फर्स्ट सेक्रेटरी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन फ्रॉम जुलाई 2013 टू, तो 2013-2017 तक ये डिप्टी चीफ रहे हैं मिशन की। ऑफिशियल सेड दैट संघू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द क्लिंटन एंड ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन विल हेल्प हिम नेविगेट द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें का ऑफिशियल का मानना ये है कि संधू जी जो है उनका जो एक्सपीरियंस है क्लिंटन और ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे वो हेल्प करेगा नए एडमिनिस्ट्रेशन को नेविगेट करने में, मोस्टली स्टार्ट बाय ओबामा बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन वेटरन्स। तो वही बात की गई है। सो दैट इज आई थिंक याद रखिए कि यूपीएससी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी बार पूछ चुका है मेंस में। सेंट्रल बिंग लेटस कीप लॉ ऑन होल्ड फॉर 18 मंथ फॉर्म ज्वाइंट पैनल। तो ये फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात हुई है। इन अ सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव टू एंड फार्मर प्रोटेस्ट ओवर न्यू एग्रीकल्चर लॉ which moved from Punjab to gates of Delhi last November, the center Wednesday offered to keep the law is abeyance of 18 month। तो सेंटर ने अभी ऑफर किया है कि हम 18 मंथ तक जो लॉ है उसको होल्ड कर देंगे, ठीक है ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। विद फार्मर यूनियन रिफ्यूजिंग टू अपीयर बिफोर ए सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी एक्सपर्ट। तो फार्मर यूनियन जो है वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि भाई जो कमेटी अपॉइंट की गई है उसमें बहुत सारे आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो इस बिल को सपोर्ट करते हैं, तो वो लोग उनके पास अपीयर ही नहीं हो रहे कमेटी के सामने जब टॉक्स होती हैं, टॉक्स भी थी। ऑफर टू फॉर्म ए जॉइंट कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड फार्मर रिप्रेजेंटेटिव टू एड्रेस ग्रेवियंस। तो सेंटर ने ऑफर किया है कि जो गवर्नमेंट के कुछ लोग रहेंगे कमेटी में, कुछ फार्मर के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और दोनों मिलकर ग्रेवियंस को हैंडल करेंगे। इट प्रपोज दैट द लॉ बी केप्ट इन अबेयंस फॉर द ईयर एंड हाफ ऑफ टिल सच टाइम दैट प्रपोज कमेटी सबमिटेड रिपोर्ट। तो इसमें कहा गया है, सेंटर कहता है कि जब तक कमेटी रिपोर्ट अपनी सबमिट नहीं करेगी ये जो ज्वाइंट कमेटी होगी तब तक हम इस लॉ को होल्ड पे रख देंगे। First time farmer don't reject offer will discuss for the first time since they brought their protest against the new agricultural law from Punjab to border of Delhi. Leader of farmer union, while not giving up their demand for repeal of law, did not reject the center offer to keep the law in abeyance of 18 months। तो पहली बार किसान, देखिए अभी तक किसानों से जो होता था तो कहते थे हम अमेंड कर देंगे, किसान मानते नहीं थे, वो कहते थे कि भाई आप लॉ वापस लीजिए हम उसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट अभी फार्मर्स एग्री हुए हैं कि चलिए ठीक है अब 18 महीने तक क्या कीजिए, इसको होल्ड पे रखिए और हम टॉक करेंगे। तो ऐसा पहली बार हुआ है, ये चीज याद रखिएगा। बैंक रेड फ्लैग लोन टू स्ट्रीट वेंडर इन पेंडेमिक टर्निंग एनपीए। तो देखिए स्ट्रीट वेंडर के लिए क्या किया गया था, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि प्रोग्राम का नाम है इसका, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि इसका इनका नाम है। इसमें क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन्स दिया जाएगा विदाउट प्रॉपर, जैसे कि अभी होता है तो जाएंगे आप कोई पेपर देंगे तो उनका आधार कार्ड लेकर के उसको ऑथेंटिसाइज करके थोड़ा सा पेपर मतलब वो फॉर्म वगैरह फिलअप करा के उनको लोन दे दिया जाना था। बट बैंकों ने रेड फ्लैग दिया है कि वो जितना भी लोन दिया गया था वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जा रहा है, वो लोग वापस नहीं कर रहे हैं। बैंक और writing back to report that many of these collateral farm loans are turning into non-performing assets. Some banks are asking local authorities who push for these loans to help recover them. तो local authorities ने जिन्होंने पुश किया था ऐसे लोन्स को देने में, उसमें वो लोकल अथॉरिटीज से बैंक कह रहे हैं कि हमारे रिकवर कराइए। लॉन्च जून, तो ये स्वनिधि कब लॉन्च हुई थी, जून में लॉन्च हुई थी। टू हेल्प वेंडर अमिड द पेंडेमिक, तो पेंडेमिक में वेंडर्स के लिए लॉन्च हुई थी। याद रखिएगा प्रीलिम्स में इतने में से ही पूछेगा तो। द पीएम स्वनिधि स्कीम इज अ माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी। याद रखिएगा पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है, माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है दैट प्रोवाइड्स स्ट्रीट वेंडर ए कोलेटरल फ्री लोन ऑफ 10,000 एट अ कंसेशनल रेट ऑफ एन एस्टिमेटेड 7.25%। तो कंसेशनल रेट पे इनको 10,000 रुपीज का लोन दिया जाता था, इंटरेस्ट रेट जो था वो कंसेशनल होता है, ठीक है ना। अगर इसने पहले पेमेंट कर दिया, उसने जैसे टाइम पीरियड इतना उससे पहले पेमेंट कर दिया, जो 7.25% उस पर इंटरेस्ट लग रहा था वो 7% ही लगेगा। ये भी याद रखिएगा, प्रीलिम्स में अगर पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, पूछ भी सकता है क्योंकि बहुत ही न्यूज में था ये, ठीक है ना। और यूपीएससी वाले तो जरूर याद रखेंगे क्योंकि यूपीएससी जो चीजें थोड़ा सा आउटडेटेड हो जाती है, 1 साल पुरानी चीजें वो ज्यादा पूछता है। ठंडों के बारे में बात की गई है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, रोज ही आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आउट रिव्यू ऑफ आधार ऑर्डर with one dissent on money bill. The Supreme Court has
dismissed a petition seeking a review of its 2018 judgment upholding the constitutional validity of Aadhaar Card Act with Justice D.Y. Chandrachud. Dissenting says that court should wait till a larger bench decide the question of certification of a bill as a money bill before deciding the review petition. The Aadhaar bill has been certified by the government as a money bill, enabling it to get it cleared without getting the assent of majority in the Rajya Sabha. तो इसमें देखिए, इसमें जो 2018 का वर्डिक्ट आया था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आधार कार्ड है वो एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आधार कार्ड को दे दी गई थी, ठीक है ना। तो उस पर पिटीशन डाली गई कि ये मनी बिल की तरह लेके आया गया था, ठीक है ना। बट कोर्ट ने कहा है कि लार्जर जो बेंच होगी वो डिसाइड करेगी कि मनी बिल था या नहीं था। और a 5-judge bench headed by Chief Justice Deepak Misra has upheld the Aadhaar Act in a 4-1 ruling of September 26, 2018। तो 4-1 से इसका डिसीजन आया था। The January 11 order was given by 5-judge bench comprising a part of Justice Chandrachud, Justice A.M. Khanwilkar, Ashok Bhushan, Abdul Nazir and B.R. Gawai। The major judgment said we have pursued the review, judgment देख लीजिए, we have pursued the review petition as well as ground on support thereof. In our opinion, no case or review of judgment in order dated 26/9/2018 is made out. We hasten to add that change in the law subsequent decision judgment of a coordinated and large bench by itself cannot be regarded as ground of review. The review petition are accordingly dismissed। तो review petition इतना जजमेंट देने के बाद उन्होंने डिसमिस कर दी है। अब एक बात याद रखिएगा, जजमेंट मतलब जो इसका डिसीजन है ये याद रखिएगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत पूछ सकता है। जैसे आपकी बार एक रुखमाबाई केस का जो डिसीजन था उसके लिए रिगार्डिंग मैजिस्ट्रेट उसने दे दी थी, ठीक है ना। तो ऐसे रुखमाबाई का पूछ लेता है, ऐसे ये भी पूछ सकता है कि जो चंद्रचूड़ कमेटी, जो चंद्रचूड़ जी का जो जजमेंट था आधार कार्ड के ऊपर उसका डिसीजन क्या था, ठीक है ना। जो चंद्रचूड़ बेंच थी जो रिव्यू पिटीशन पे क्या था, तो मतलब ये पूछ सकता है। यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए, तो यूपीएससी वाले तो जरूर याद रखेंगे। देखिए आपको हर एक चीज पे अलर्ट रहना है क्योंकि इतना आसान भी नहीं है, ठीक है ना। इतना आसान होता तो क्या ही हो गया होता, ठीक है ना। तो आपको हर एक एस्पेक्ट देख के चलना। देखिए गाइस, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यूपीएससी में ना आपको ज्यादा पढ़ना नहीं होता। आपको देखिए आपको 10-15-20 बुक एक ही सब्जेक्ट की पढ़नी नहीं होती, आपको एक ही बुक पढ़नी होती है। लेकिन वो प्रोडक्टिव तब होती है जब आपको पता हो कि यूपीएससी पूछता क्या है और क्या पढ़ना है। जब और क्या पढ़ना है आपको कैसे समझ में आएगा, जब तक आप पुराने क्वेश्चन पेपर को नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। या तो फिर आप ऐसा कीजिए, आप एक आध अटेम्प्ट दे दीजिए, मतलब जितना भी आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप एक आध अटेम्प्ट दे दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा यूपीएससी दे दो क्योंकि उसमें अटेम्प्ट लिमिटेड रहते हैं। आप कोई स्टेट पीछे से कुछ भी दे दीजिए, फिर एक बार जब आप दे देंगे ना तो निकल गया अच्छा है। अगर नहीं निकलेगा ना फिर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। बहरहाल स्टेट पीछे और यूपीएससी का पैटर्न अलग है। स्टेट पीछे में फैक्चुअल ज्यादा होता है, यूपीएससी में क्या होता है कि यूपीएससी में वो कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होता है, कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। रेस्टोरेंट मस्ट डिस्प्ले झटका एंड हलाल डिस्टिंक्शन साउथ एमसीडी रूल नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। दिल्ली स्पेशल है, दिल्ली स्पेशल पढ़ लेंगे। वैसे मैं भी दिल्ली स्पेशल का ही हूँ बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्लियामेंट वर्क ऑन गांधी स्टैचू मूव टेम्परेली। गांधी स्टैचू भी बनेगा, ये भी याद रखिएगा। जामिया टीचर erected by periodic review move not important। 10% of Delhi children between 6 and 17 out of school। तो इसमें क्या दिया गया है, almost 10% of children aged between 6 and 17 has either dropped out, discontinued or never attended school। तो देखिए इसमें डेटा आया है कि देखिए दिल्ली सबसे डेवलप्ड सिटीज में आती है, लेकिन उसमें क्या है कि 6 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनमें 10% बच्चे या तो उन्होंने अपनी पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर दी है, या तो ड्रॉप आउट हो गए हैं, ठीक है, या तो उन्होंने कभी स्कूल अटेंड ही नहीं किया। अकॉर्डिंग टू दिल्ली गवर्नमेंट सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, कौन सा सर्वे है, दिल्ली गवर्नमेंट सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कवरिंग 1.02 करोड़ पीपल, 1.02 करोड़ पीपल को ये कवर करता है। अभी देखिए 22 लाख चिल्ड्रन सर्वे, 22 लाख लोगों को सर्वे किया गया इन 6 to 17 एज ग्रुप। 90.24 चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल, तो लगभग 91% लोग स्कूल अटेंड करें। 5.80 चिल्ड्रन नॉट अटेंडिंग स्कूल बट अटेंडेड बिफोर, तो लगभग 6% लोग क्या है वो पहले अटेंड कर चुके हैं बट अभी अटेंड नहीं करे। 3.97 चिल्ड्रन हु नेवर अटेंडेड स्कूल, तो लगभग 4% जो बच्चे हैं
उन्होंने कभी स्कूल अटेंड नहीं किया। अब ये ना, इस पे एक मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है। मेंस का क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि वो ऐसे पूछ लेगा कि भाई दिल्ली जो है वो मोस्ट डेवलप्ड सिटीज में आती है इंडिया के, फिर भी यहाँ पे ये ऐसे डेटा देगा, कुछ भी दे देगा कि बहुत सारे लोग बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो उसका रीजन क्या होगा, ठीक है ना। तो ये आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, और ये फैक्ट भी याद रखिएगा कहीं भी एजुकेशन की बात आएगी तो इसमें आप अगर किसी मोस्ट डेवलप सिटी का एग्जांपल दे, दिल्ली का आप दे देंगे कि हाँ दिल्ली इतना डेवलप है, फिर भी यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, इसका मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं पे लैक आ रही है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तभी ऐसा हो रहा है। बताइए 10% जो बच्चे हैं 6 से 17 साल के, वो आउट ऑफ स्कूल है, ठीक है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल देंगे ना तो आपकी जो आंसर राइटिंग है उसमें वेट आता है, चाहे स्टेट पीसीएस की बात करो या यूपीएससी की बात करो, ठीक है ना। दैट इज थिंग। मैन वेयरिंग पीपीई किट रॉब्स ज्वेलरी स्टोर। तो पीपीई किट पहन कर उनके ज्वेलरी स्टोर में चोरी कर ली, ठीक है ना। अच्छा यूज किया है। ओके, देखिए पीपीई किट के कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। वॉचिंग कमला बिग डे फ्रॉम दिल्ली, जस्ट कीप डूइंग व्हाट योर मदर टॉट यू। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ओके, CGI object to name calling of expert panel. How you can play with people reputation like this? We have serious objection to them being called by Supreme Court appointed panel as form law issue. Form law issue पे वही बात की जा रही है कि आप ऐसे लोगों को कैसे एक्सपर्ट पैनल में अपॉइंट कर सकते हैं जो बायस्ड है। अच्छा, कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि मतलब कि जो भी लोग कमेटी में अपॉइंट किए गए हैं उसमें हो सकता है पहले लोग किसी की तरफ इंक्लाइंड हो, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनका जो ओपिनियन है वो चेंज भी हो सकता है। तो इसी के ऊपर ये लिखा गया है कि फॉर्म लॉ पे पैनल अपॉइंट कर दिया गया, उसमें 4 लोगों का पैनल है, ठीक है ना। तो उसमें फार्मर्स जो एक किसान यूनियन है वो कह रहे थे कि उसमें 3 लोग जो हैं वो पहले किसान बिल के समर्थन में बोल चुके हैं, तो क्या ही डिसीजन देंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिए। CWC टू मीट ऑन January 20 टू फाइनलाइज शेड्यूल फॉर कांग्रेस चीफ इलेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। टीआरपी स्कैम केस फॉर्मर बार्क सीईओ बेल प्ली रिजेक्टेड। तो टीआरपी स्कैम केस में जो बार्क के सीईओ थे उनकी बेल प्ली रिजेक्ट हो गई है, पूर्व जो फार्मर सीईओ थे उनकी। और उसमें प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही है, देखिए बार्क के जो फॉर्मर सीईओ थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो अर्णव गोस्वामी है उनसे उनके साथ उनकी चैट भी अभी रिवील हुई है। तो उसमें कहा जा रहा है कि उन्हें मैनिपुलेशन किया। देखो 12 मीटर लगता है टीआरपी के लिए, उसमें 3 लाख लोगों के घर में लगाया जाता है, जिसमें 45,000 लोगों के रेंडमली सिलेक्ट करके टीआरपी निकाली जाती है, ठीक है ना। अगर अगर कोई भी एक घर पे 1 मिनट ज्यादा किसी भी चैनल को देख रहा है तो उसके लिए एक व्यू उसको गिन लिया जाता है। बट इसके लिए इसमें क्या किया गया कि जो न्यूज चैनल है जिनके ऊपर भी केस हुआ था टीआरपी के उसमें, तो उसमें क्या हुआ था ना कि इन्होंने जहां जहां पे 12 मीटर लगा था और कहाँ कहाँ पे किन किन 12 मीटर पे मॉनिटरिंग हो रही है, तो उसके लिए उसका डेटा जो है उसको 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 ले लिया गया। और लोगों को जब पता चला कि जब ये न्यूज चैनल इनको पता चल गया कहाँ कहाँ पे 12 मीटर लगा है, तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों को पैसा दिया और उनसे कहा कि आप क्या कीजिए कि आप मेरा चैनल चला के छोड़ दीजिए, आपको फ्री में पैसे देंगे। ऐसा हुआ था, ठीक है ना। अब बार के बारे में बता, 2010 में बना था ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन जो है और न्यूज चैनल जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये सारे लोग ओनर हैं। 2010 में बनी थी। अभी लोग ओनर इसलिए हैं क्योंकि टीआरपी अच्छे से जब कैलकुलेट होती है तो एडवर्टीजमेंट उसी के हिसाब से मिलता है और उस हिसाब से एडवर्टीजमेंट के लिए उनको पैसे मिलते हैं और चैनल की वैल्यू भी पता चलती है, ठीक है ना। सो दैट इज अ थिंग। ओके, लेट्स मूव फर्दर। टेररिस्ट बिल AK-47 खालिस्तान फ्लैग्स, दौसा बीजेपी नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। स्टेट्स कैन ऐड अनशेड्यूल्ड वैक्सीन बेनिफिशियरी। सेंटर तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, विद ए टोटल 76 lakh beneficiary getting the first dose of COVID vaccine so far, the center Wednesday informed that state that a new feature has been added to flagship कोविन प्लेटफॉर्म। तो कोविन प्लेटफॉर्म जो है, कोविन ने एक एक टाइप का ऐप है, इनेबलिंग ए सेशन साइट टू वैक्सीनेट एडिशनल अनशेड्यूल्ड बेनिफिशियरी फॉर अचीविंग बेटर कवरेज। तो बेटर कवरेज के लिए जो अनशेड्यूल्ड बेनिफिशियरी है, जैसे रैंडमली कोई भी अगर स्टेट को लगता है कि यहाँ पे अगर इनको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा तो जैसे स्प्रेड हो रहा तो रुक सकता है, तो उसको कर सकते हैं। सेंटर ने ऐसा कर दिया। द फीचर ऑफ अलॉट बेनिफिशियरी इन एन ऑनगोइंग सेशन हैज बीन एडेड इन द वैक्सीनेटर मॉड्यूल एंड लाइव। द फीचर हैज बीन एडेड टू फैसिलिटेट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्टाफ डिप्लॉयड एट द सेशन साइट so that they can
कैटर द ऑप्टिमम नंबर ऑफ बेनिफिशियरी एज पर सेशन। तो जो भी एम्प्लॉय इसमें लगे हुए हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, और जो स्प्रेड है और जितनी भी सारी चीजें हैं इसको वैक्सीनेशन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, ऐसा। तो इस ये याद रखिएगा, स्टेट कोविन के बारे में अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है, वो कह देगा कि सेंटर ने स्टेट को परमिशन दी थी कि मतलब स्पेशल फीचर जो था कि रेंडमली अलॉट बेनिफिशियरी ऐसे करके दे देगा, तो ये याद रखिएगा। लाइसेंस वॉच स्कूल लेसन हाउ तमिलनाडु टर्न ए कॉर्नर ऑन एक्सीडेंट नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके दिलीप, देखिए ये सब पॉलिटिकल न्यूज आइटम है। पीएम स्लैम प्रीवियस गवर्नमेंट, तो ये तो होता ही है हमेशा से। कर्नाटका मोस्ट इनोवेटिव मेजर स्टेट, नीति इंडेक्स, नीति ने इंडेक्स जारी किया। दिल्ली स्कोर हाईएस्ट अमंग स्टेट यूनिटी एनुअल रिपोर्ट, सदर्न स्टेट परफॉर्म बेटर, तो इसको देख लेते हैं पूरा। कर्नाटका हैज रैंक्ड द मोस्ट इनोवेटिव अमंग मेजर स्टेट बाय नीति आयोग, वाइल दिल्ली टॉप द कैटेगरी अमंग यूटी। तो देखिए कर्नाटका मोस्ट इनोवेटिव में जो स्टेट है कौन है, वो है कर्नाटका। मोस्ट इनोवेटिव स्टेट कौन सा है, कर्नाटका। और यूटी में, यूटी के यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में किसने टॉप किया, दिल्ली ने। दिल्ली आल्सो स्टेट आउट एज टॉप परफॉर्मर अमंग बोथ स्टेट एंड यूटी। तो स्टेट और यूटी अगर दोनों को कंसीडर करें तब भी दिल्ली टॉप पे है। दीज रैंकिंग और पार्ट ऑफ नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2020। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2020 इसको रिलीज कौन करता है, इसको नीति आयोग रिलीज करता है, याद रखिएगा। द एक्सरसाइज वाज इनिशिएटेड इन 2019 एंड ऑन द लाइन ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विच रैंक कंट्री एनुअली। तो एनुअली इस कंट्री को रैंक करती है, सबसे पहले पे कर्नाटका है स्टेट में, यूटी में दिल्ली है। अगर दोनों के स्टेट और यूटी सबको कंसीडर करें तो दिल्ली हाईएस्ट है, ठीक है ना। नीति आयोग रिलीज करता है द फ्रेमवर्क ऑफ इंडेक्स इंक्लूड ग्लोबली कंसीडर्ड पैरामीटर फॉर मेजरिंग इनोवेशन सच एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें जो ग्लोबल मेजर्स हैं उनको यूज किया जाता है, जैसे कितनी जीडीपी रिसर्च पे इन्वेस्ट की गई है और इंडियन इकोनॉमी पे स्पेसिफिक फोकस किया जाता है। इन 2015 इंडिया रैंक्ड 81 among 151 कंट्रीज इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया 2015 में 81 रैंक पे था 141 कंट्री में। बाई 2020 रैंक 48 among 131 कंट्रीज। तो 2020 में कितनी रैंक है इंडिया की, 48 among 131 कंट्री। तो देखिए कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। ओके now Anil Kapoor, honorary chairman of Institute of Competitiveness, he carried out a study on behalf of Niti Aayog. Wednesday said that there were a number of areas in which India needed to improve to meet global competitive innovation, including increased expenditure in R&D by the private sector. तो मतलब वही कहा गया कि बहुत सारे एरिया जिनको इम्प्रूव करने की जरूरत है, R&D सेक्टर पे हमें और भी स्पेंडिंग की जरूरत है। इंडिया आल्सो स्पेंड 0.7% ऑफ जीडीपी इन R&D। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इंडिया कितना स्पेंड करता है, 0.7%। ये याद रखिएगा यहाँ पे 2015 में 81 था और अभी 48 हो गया है इंडिया की 131 कंट्रीज में, पहले 141 कंट्रीज में था, ठीक है ना। इसमें देखिए कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला ऑक्युपाई द टॉप पोजीशन इन द इंडेक्स अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड केरला। अमंग नॉर्थ ईस्ट द हिल स्टेट हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 25। द इंडिकेटर दैट survey use include the level and quality of education, especially in research, number of PhD student enrollment in engineering and technology, number of highly skilled professional। तो ये सारे लोग जो भी रिसर्च करते हैं लोग ने मिलकर किया, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। डिकेज में ऐसा लाइव एनालिसिस करता हूँ क्योंकि पहले पढ़ के फिर वीडियो बना रहा हूँ ना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और मेरे पास उतना टाइम नहीं होता बिकॉज आई हैव टू स्टडी, तो मुझे भी पढ़ना होता है, ठीक है ना। उसकी वजह से मैं लाइव एनालिसिस करता हूँ, जो भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। वैसे भी पढ़ के भी करूंगा तो वही होगा, कोई ज्यादा चीज नहीं होगी। सेंटर नोट फॉर चिनाब हाइडल प्रोजेक्ट डिस्पाइट पाक ऑब्जेक्शन। द सेंटर ऑन वेडनेसडे डिसाइडेड टू गो अहेड विद द लॉन्ग पेंडिंग 850 मेगावाट रेटल हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट ऑन द रिवर चिनाब इन जम्मू एंड कश्मीर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट डिस्पाइट ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट ओवर द सेम। तो पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन चिनाब पे इंडिया ने क्या किया है कि जो ये डैम है इसका कंस्ट्रक्शन कर दिया है, ठीक है ना। ये पेंडिंग था। जेएनके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सेड दैट अप्रूवल फॉर द रुपीज 5,822 crore project came at a cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi in the day to be built near
Drabsala Bill Keys toward then Prime Minister Manmohan Singh had laid the foundation stone for project in June 25, 2013. तो जून 25 2013 में मनमोहन सिंह जी ने ही इसका इसके लिए क्या किया था, इसकी जो नींव है वो रखी थी, ठीक है ना. इन अगस्त 2017, 1 minute. However, the Pakistan government had objected to construction of the dam, claiming that it was not in conformity with the Indus Water Treaty. तो उसमें कहा गया कि Indus Water Treaty के conformity में ये नहीं है. In August 2017, the World Bank allowed India to construct to the dam, and following year, the erstwhile state government approached the center with a proposal to resume construction. तो देखिए, वर्ल्ड बैंक ने अलाउ किया था इंडिया को 2017 में कंस्ट्रक्ट करने के लिए. erstwhile state government approached the center with a proposal to resume construction resume. Accordingly, the memorandum of understanding was signed between the National Hydel Power Corporation and Jammu and Kashmir State Power Development Corporation in the presence of Modi in Bijapur. तो वही है, तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान had approached the World Bank with the fresh project, but the center has now decided to go ahead with the construction. तो अभी सेंटर ने नोट दे दी है कि चनाब हाइडल प्रोजेक्ट डिस्पाइट पाक ऑब्जेक्शन ये बनेगा. तो हाइडल प्रोजेक्ट देखिए क्या है, देखिए 85 मेगावाट का रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑन द रिवर चेनाब इन जम्मू एंड कश्मीर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट. तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर में ये बनेगा. तो ये याद रखिएगा कि रेटल हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट कितने मेगावाट का है, 50 मेगावाट का है, ठीक है. सॉरी, ये डैम नहीं है, ये प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना. सो दैट इज थिंग. तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए इसके बारे में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. इंडियन वाटर ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. द ट्रीटी वार 1960 में साइन हुई थी. द ट्रीटी वाज साइंड एट कराची बाय फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान श्री जवाहरलाल नेहरू एंड देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर. तो देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो महबूब अयूब खान थे और श्री जवाहरलाल नेहरू जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा साइन की गई थी. मिस्टर W.B. Illiff of the World Bank 19 September 1960. द ट्रीटी हाइवर इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1960. तो 1960 से ये क्या कहते हैं, इफेक्टिव हो गए. अकॉर्डिंग 1960 इंडियन वाटर ट्रीटी, द ईस्टर्न रिवर ऑफ वाटर सिस्टम सतलुज, रावी एंड ब्यास वर टू बी विथ इंडियन, व्हाइल पाकिस्तान वुड गेट इंडस, झेलम एंड चेनाब. तो पाकिस्तान को इंडस, झेलम एंड चेनाब ICJ पाकिस्तान को मिलेगी, एंड सतलुज, रावी, ब्यास वर टू बी विथ इंडिया, तो इंडिया के साथ ही रहेंगे. ऑन द मेन रिवर इंडस 2, इंडिया वाज गिवन द राइट टू एक्सप्लॉइट विदाउट डिस्टर्बिंग द फ्लो ऑफ क्वांटम. तो क्वांटम को विदाउट डिस्टर्ब किए इंडस पे भी इंडिया वर्क कर सकता है, ठीक है ना. तो ICJ जो है वो पाकिस्तान के उसमें फेवर में गई थी. ना सीबीआई के बारे में आपको बता ही दिया है. देखिए, क्रिकेट के बारे में लिखा गया है रेजिंग द पिच. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. क्रिकेट लवर है जो पढ़ सकते हैं, मैं भी क्रिकेट लवर हूं, बट यहाँ पे उन्हीं चीजों की बात होगी, जो चीजें हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. फ्यूचर ओवर व्हाट्सएप अपडेट प्राइवेसी पॉलिसी टर्म अंडरलाइन अर्जेंसी ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्ट डेटा. तो लीगल लूप होल ये मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि जो लीगलिटी नहीं है इंडिया में उसका कैसे यूज किया जा रहा है. द साइबर टैक्स कॉन्ट्रम डिजिटल सर्विस टैक्स DST कुड ऑफर एन इंटरिम सोल्यूशन. ये थोड़ा सा टैक्सेशन से रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है ना. लेट्स मूव फर्दर. कपिल सिब्बल ने कहा डेमोक्रेसी इज मोरल फाउंडेशन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोड, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ. सोसाइटी वैल्यू नीड टू बी इन्फॉर्म बाय सेंस ऑफ जस्टिस, ठीक है ना. बंगाल माइनॉरिटी रिपोर्ट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा जितने भी हैं, डोंट वरी अबाउट इट. ऑन डे 1 बिडेन मूव टू अंडू ट्रम्प लेगेसी. तो ट्रम्प की लेगेसी जो है वो पहले दिन क्या करेंगे कि बिडेन वो उसको अंडू करेंगे, मतलब कि कुछ चीजें जो है उसको सही करेंगे जो ट्रम्प जी ने कर दी थी. जो बिडेन डे 1 एजेंडा की पॉइंट क्या क्या है, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रम्प US मैक्सिको बॉर्डर वाल. तो US मैक्सिको बॉर्डर वाल को ये कंस्ट्रक्शन जो है इसको एंड करेंगे. एंड द बैन ऑफ ट्रेवल फ्रॉम मेनी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री. तो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज से जो बैन है
उसको हटाएंगे। रिजॉइन द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO और पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को जो ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था उसको ज्वाइन करेंगे। रिवोक द अप्रूवल ऑफ कीस्टोन एक्सल ऑयल पाइपलाइन, तो कीस्टोन एक्सल ऑयल पाइपलाइन के जो अप्रूवल नहीं दिया था, मतलब उसको सैंक्शन लगा दिए थे कि उसको रिवोक करेंगे। Order a review of all the Trump regulation and executive action that are deemed damaging the environment and public health, तो पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंट को जो डैमेज कर रहे हैं ट्रम्प के रेगुलेशन, उसको रिव्यू किया जाएगा। ऑर्डर फेडरल एजेंसी टू प्रायोरिटाइज रेशियल इक्विटी एंड रिव्यू पॉलिसीज दैट रीइंफोर्स सिस्टमैटिक रेसिज्म, तो रेसिज्म के खिलाफ भी एक्शन लेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अब जैसे पूछ सकता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को क्या क्या प्रॉब्लम्स है या क्या क्या किया जाना चाहिए, तो अगर प्रॉब्लम पूछता है तो इससे आपको पॉइंट मिल जाएंगे कि क्या क्या ट्रम्प ने किया था, ठीक है ना। और अगर ट्रम्प बिडेन को क्या क्या करना चाहिए तो इससे भी, उसके लिए भी इससे आपको पॉइंट मिल जाएंगे। ओके, ट्रम्प ने लीव कर दिया व्हाइट हाउस को, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नहीं है। इजिप्ट और कतर एग्री हो गए हैं रेजिम डिप्लोमेटिक राइट, लेकिन टाइज, लेकिन ये देखिए कतर और इजिप्ट हमारे लिए बिल्कुल भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली और वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट्स द थिंग। वैल्यू ऑफ वैक्सीन 5 डे इंडिया, तो वैल्यू ऑफ वैक्सीन की बात की गई है। तो इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे वैक्सीन कैसे वर्क करती है एंड कैसे हेल्प करेगी, इसके बारे में बात कर लेंगे। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में, ठीक है ना। ओके, इकोनॉमी, न्यू यूएस प्रेसिडेंट, न्यू हाई सेंसेक्स सोर्स अगेन ओल्ड होप्स ऑफ स्टिमुलस, तो नए यूएस प्रेसिडेंट बने हैं और सेंसेक्स ने क्या किया है, ये नए हाई पे पहुंच गया है। डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडाइसेस क्लोज एट द रिपोर्ट हाई एट वेडनेसडे विद द सेंसेक्स जस्ट अ फ्यू पॉइंट हाई बाय 50,000 मार्क द 30 शेयर इंडेक्स, तो ये तो सारा वो इंडेक्स के बारे में दिया गया कितना हाई हुआ। द मार्केट वर रिएक्टिंग टू स्ट्रॉन्ग क्यूज कमिंग फ्रॉम global market ahead of Joe Biden being sworn in the president of US. He has laid out $1.9 trillion stimulus package proposal to boost the US economy, तो US इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 1.9 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज के लिए अनाउंस किया है। इसी वजह से जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इतना हाई पे जा रहा है। बिडेन टेक्स ओथ, S&P 500 नास्डाक हिट रिकॉर्ड पीक्स, तो वही भी स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। फ्यूचर ग्रुप रिलायंस रिटेल डील गेट सेबी नोट, तो सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसने रिलायंस के जो फ्यूचर डील है उसको नोट दे दी है। अब इसमें ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर्स ये होते हैं कि जैसे देखिए मैं हूं और आप हैं, तो मैं आपको आपने किसी चीज का प्रोडक्शन किया, मान लीजिए आपने ऑयल का प्रोडक्शन किया, तो मैं आपको कह दूं, प्रोडक्शन आप मान लीजिए ऑयल का करते हैं, मैं आपको कह दूं भैया हमको अगले महीने में 5 लीटर जो ऑयल है वो चाहिए और इतने प्राइस पे मैं आपसे खरीद लूंगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, जितना मैंने बोला है उतने पे उतना आप प्रोडक्शन करेंगे और उतने प्राइस पे आप मुझे दे देंगे। इससे होता क्या है कि स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं होती है। मान लीजिए आपने प्रोडक्शन कर लिया, कोई खरीदने वाला ही नहीं है। जैसे ऑयल में अभी देखिए आपने देखा होगा कि यूएस में माइनस में प्राइसेस चले गए थे, इसी वजह से हुआ था, प्रोडक्शन हो गया, कोई खरीदने वाला ही नहीं था और आपके पास रखने की स्टोरेज ही नहीं है, तो माइनस में चला ही जाएगा। वो लोग कह रहे थे कि भाई हमारे से उठा ले जाओ, हम आपको पैसे भी दे देंगे ठीक है ना, ऐसा नहीं कह रहे थे, माइनस में चली गई थी, ऐसी बात है, ठीक है ना। IRDAI कमिटी प्रपोज ट्रैफिक वायलेशन प्रीमियम, व्हीकल ओनर में सून बी पे इंश्योरेंस प्रीमियम डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक वायलेशन इन्वॉल्विंग द व्हीकल व्हाइल ए कमिटी सेट अप बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप वायलेशन करते हैं, जैसे आपका चालान वगैरह हुआ रहेगा, उसी बेस पे आपको जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसको भरना होगा। इसमें होगा क्या, देखिए मैं बताता हूँ, अगर आप ज्यादा वायलेट करते हैं ना, तो इसका मतलब आपको ज्यादा रिस्क है, तो आपको प्रीमियम ज्यादा भरना पड़ेगा, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड IBC सेक्शन 32A, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन, तो जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का 32A है, इसके बारे में बात कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या है, तो देखिए मैं बताता हूं। Why the Supreme Court upholding in section 32A important, तो 32A upholding क्यों important है, ये हमें जानना जरूरी है, ठीक है ना। Since the IBC came into being in 2016, the implementation of resolution plan and several big ticket case
हैज बीन डिलेड बिकॉज ऑफ वेरियस चैलेंजेस माउंटेड बाय इट्स ओन एजेंसी एंड रेगुलेटर। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए और ओन एजेंसी और रेगुलेटर हैं उनके थ्रू उनके द्वारा हर्डल किया गया, जिससे इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हुई। 2016 में आया था आईबीसी, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द केस ऑफ भूषण पावर एंड स्टील। द debt lending company admitted into insolvency in 2017 owes more than 47,000 crore to bank and other financial institution and other 78 crore to other operational creditors. After a prolonged bid and battle, JSW still won the right to take over Bhushan Power with a bid of 19,700 crore. However, before the Sajjan Jindal-led company could move take over Bhushan Power, the ED swooped in and achieved asset worth rupees 4,000 crore, citing alleged fraud in bank loan taken by company former owner, other case under the Prevention of Money Laundering Act। तो देखिए ईडी ने भी वर्क किया उसमें, क्योंकि पहले बैंक से भी 4,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ था, ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ कि उन्होंने केस लड़ा, केस लड़ने के बाद फिर जो जेएसडब्ल्यू स्टील है उसको वहां से मिला और बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थे, तो इस वजह से डिले हो गया। With the Supreme Court upholding the validity of Section 32A, the cases such as that of Bhushan Power are expected to be completed soon. Experts also said that this will give confidence to the other bidder to proceed with confidence while bidding at such disputed companies with their asset। इसमें कहा गया कि 32A जो है वो क्या करेगा कि ये इससे जल्दी जो चीजें हैं वो हो जाएंगी, ठीक है ना। अब इसमें सेक्शन 32 एक बार बताता हूँ। Right immunity to a corporate debtor and property when there is approval of resolution plan resulting in the change of management of the control of corporate debtor. This is subject of the successful resolution applicant being involved in the commission of offence। देखिए इसमें क्या होता है कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेट डेटर को और उसकी प्रॉपर्टी को when there is approval of resolution plan resulting in the change of management। जब कोई भी प्लान बना दिया जाता है रिजोल्यूशन के लिए जो मैनेजमेंट को चेंज करता है और कॉर्पोरेट डेब्टर को कंट्रोल करता है। दिस इज सब्जेक्ट ऑफ सक्सेसफुल रेजोल्यूशन। ये सक्सेसफुल रेजोल्यूशन का सब्जेक्ट होता है एंड बीइंग नॉट इन्वॉल्व इन कमीशन ऑफ द ऑफेंस, तो ऑफेंस के कमीशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेट डेब्टर और उसकी प्रॉपर्टी को क्या करता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। इंडियन फर्म शुड हैव इनफ रिजर्व। तो इंडियन कंपनीज के लिए कहा गया कि उनको इनफ रिजर्व रखने की जरूरत है, ठीक है ना। सो गाइस न्यूज एनालिसिस पार्ट में इतना ही, चलिए चलते हैं उस पे एक्सप्लेन वगैरह सारे सेक्शन पे। वैल्यू ऑफ वैक्सीन, तो इसमें देखिए थोड़ा सा फैक्ट है, इसमें दिया गया हाउ डू वैक्सीन वर्क एंड डू दे हेल्प। तो इसमें कहा गया कि वैक्सीन कैसे काम करती है और क्या वर्क करेगी। वैक्सीन इज सब्सटेंस दैट रिजेंबल द डिजीज कॉजिंग एजेंट कॉल्ड पैथोजन द कोरोना वायरस इन द गैस दैट ट्रेन्स द बॉडी इम्यून सिस्टम एंड क्रिएट ए मेमोरी। इसमें क्या कहता है, वैक्सीन कैसे वर्क करती है, ये रिजेंबल करते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट को, जैसे पैथोजन इनको कहा जाता है कोरोना वायरस के केस में। तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको ट्रेन करती है और उसमें एक मेमोरी क्रिएट करती है। व्हेन द पैथोजन इन्फेक्ट इन फ्यूचर दिस मेमोरी इज रैपिडली डिप्लॉयड एंड डिस्ट्रॉयड एंड प्रिवेंट डिजीज। तो जब पैथोजन फिर से इम्पैक्ट करेगा फ्यूचर में, तो क्या करेगी, ये जो मेमोरी बनी हुई है इम्यूनिटी की एंटीबॉडी को तुरंत प्रोड्यूस करेगी और उसको कर देगी डिस्ट्रॉय। एविडेंस शोज दैट इंसिडेंट ऑफ एन infectious disease goes down rapidly following the development of vaccine against it. Several human diseases are now vaccine preventable। तो बहुत सारे ह्यूमन डिजीज है वो वैक्सीन प्रिवेंटेबल है। Besides the eradication of smallpox and near eradication of polio, vaccine are resulting in the prevention of about 20 other life threatening diseases। इसमें कहा गया है, तो इसमें वही जो दूसरा क्वेश्चन था क्या वैक्सीन वर्क करेगी, तो इसमें कहा गया है 20 लाइफ थ्रेटनिंग जो डिजीज है उसको वैक्सीनेशन सही किया जा चुका है। ये इसमें कहा गया इंटर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्यूनाइज अबाउट 26 मिलियन चिल्ड्रन एवरी ईयर। तो 26 मिलियन जो चिल्ड्रन है उनको हर साल इम्यूनाइज किया जाएगा। अब ये फेज की बात की गई है, हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। फेज तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा, अभी फ्रंटलाइन वर्कर को हो रहा है। डिड द कोविड-19 वैक्सीन गेट अप्रूवल प्रीमेच्योरली? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए प्रीमेच्योरली इसमें कहा गया कि क्या प्रीमेच्योरली हो, तो देखिए कोविशील्ड जो है उसका सारा ट्रायल खत्म हो चुका था, वो कोविशील्ड प्रीमेच्योरली नहीं हुई है। बट जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन में थोड़ा सा थर्ड स्टेज का ट्रायल चल ही रहा था, तो उस पर हो गया है, इसीलिए उसको क्रूशियल कंडीशन में नोट नहीं दी गई है। बट ठीक है, मतलब ऐसा हम कह नहीं सकते। और वैसे भी ये टेम्परेरी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी पूछेगा नहीं आपसे। इसमें क्या गया, बिल द वैक्सीन वर्क अगेंस्ट वेरिएंट वायरसेस। इसमें कहा गया कि जो स्पाइक प्रोटीन होती है साउथ अफ्रीका के जो वेरिएंट है उसमें क्या कहा जा रहा है
कि वो अपने को म्यूटेट कर देता है, अपनी स्पाइक प्रोटीन को जो म्यूटेट कर देगा, ठीक है ना, वो ट्रांसमिशन को मल्टीप्लाई कर देता है और यूके वेरिएंट से 30 to 70% मोर एफिशिएंट है, ठीक है ना। द की म्यूटेशन कॉल्ड N50Y is found on the receptor binding domino spike protein, which is also the target of virus neutralizing antibody. While working on multiple laboratories and directly test this, some early data shows that virus with or without this mutation are neutralized equally well by blood serum और recovery COVID-19 पेशेंट। तो उसमें कहा गया कि जो रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट है उनका जो ब्लड सीरम है उसके थ्रू इसको रिकवर्ड किया सकता है। एनी केस ऑफ वैक्सीन सच एज दोज हु गेट डिजीज इवन ऑफ गेटिंग फुली वैक्सीनेटेड शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर व्हाट वेरिएंट। तो इसमें कहा गया कि जैसे किसी को वैक्सीन दी गई और फिर भी वो इन्फेक्टेड हो गया तो उसमें देखा जाएगा कि कौन सा वेरिएंट है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। बट अभी ऐसा कंफर्म कहा नहीं जा सकता कि हाँ उससे जो है वैक्सीनेट करने के बाद वो सारी चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है ना। ये हमारे इंपॉर्टेंट है ही नहीं। लीगल लूप होल के बारे में बात करते हैं। अर्लियर दिस मंथ व्हाट्सएप एंड इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अनेबल द अपडेटेड टर्म ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी। तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी है आपको पता ही होगा। यूजर वर गिवन अंटिल फरवरी 8, तो 8 फरवरी तक के मई तक उसको कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रोड द कंपनी आस्किंग द विड्रॉल इस लेटेस्ट प्राइवेसी पॉलिसी एंड अपडेट। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा था, मैंने आपको न्यूज चैनल से परसों बताया भी था या कल ही बताया होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा है कि व्हाट्सएप जो है इस अपने जो पॉलिसी है इसको विड्रॉ कर लिए, ठीक है ना। तो वही है जो मैं आपको बता, अगर न्यूज पर फॉलो करते हैं तो वही लूप होल्स की बात की जा रही है। इसमें देखिए, इसमें मेजर में बता देता हूँ। इसमें वही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो बोला है उसके बारे में बात की गई है। दूसरा, इसमें जो हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन बिल जो अभी तक आया नहीं है उसके बारे में बात की जा रही है। उसमें कहा गया है कि लोगों की जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब इसमें बात की है डिजिटल सर्विस टैक्स डीएसटी जो होता है कुड ऑफर एन इंटरिम सॉल्यूशन। इसमें कहा द टैक्सेशन ऑफ डिजिटल कंपनीज हैज बीन ए की कंसर्न ऑफ G20 कंपनीज। जिसमें कहा गया कि डिजिटल कंपनी की जो टैक्सेशन है वो की कंसर्न है G20 कंपनीज का, G20 कंट्रीज का। द एजेंडा टू रिफॉर्म इंटरनेशनल टैक्स लॉ सो द डिजिटल कंपनीज आर टैक्स whether economic activities are carried out was firmly framed within the OBED's base erosion and profit sharing प्लेटफॉर्म। तो OECD जो बेस इरोजन है और प्रॉफिट शेयरिंग प्रोग्राम है, इसी के थ्रू जो टैक्सेशन है वो कैरिड आउट किया जाता है। 7 years in the inspection, it is still work in progress। तो 7 साल हो गए इसके इंसेप्शन का, बट फिर भी अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। जिसमें कहा गया है मेनी कंट्रीज हैव आइदर प्रपोज इम्प्लीमेंटेड डिजिटल सर्विस टैक्स। तो बहुत सारी कंट्रीज ने डिजिटल सर्विस टैक्स लगा दिया है। जैसे कोई जैसे समझ लीजिए कि कोई गेमिंग कंपनी है बाहर की, तो उसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं आप। India is among the first to have implemented an equalization levy of 2016 which sought to tax payment made for online advertising services to non-resident business or by resident। तो उसमें इंडिया ने 2016 में सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया कि जो टैक्स पेमेंट है, जैसे कोई बाहर की कंपनी जो नॉन रेजिडेंट इंडिया है अगर वो एड चला रही है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। इन मार्च 2020 एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ existing equalization levy on range of digital service that include e-commerce प्लेटफॉर्म। तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी मार्च 2020 से अब वो देना पड़ता है टैक्स। एनी पेमेंट मेड बाय नॉन रेजिडेंट इन कनेक्शन विद एन इंडियन यूजर विल नाउ अट्रैक्टेड 2% लेवाई। तो कोई भी बाहर का रेजिडेंट है, बाहर की रेजिडेंट की जो कंपनी अगर इंडियन यूजर्स के अट्रैक्ट करती है तो 2% उस पर लेवाई किया जाएगा। अप्रीहेंसिव दैट डीएसटी कुड बिकम द नॉर्म। तो ऐसा माना जाए कि डीएसटी हो सकता है, डिजिटल सर्विस टैक्स जो होता है वो हो सकता है नॉर्म बन जाए जून 2020। द यूएस इनिशिएटिव ऐसा माना जा रहा था। द यूएस इनिशिएटेड यूएसटीआर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 301 ऑफ ट्रेड एक्ट 1974 अगेंस्ट 10 जुरिस्डिक्शन। तो 10 जुरिस्डिक्शन के अंदर के लिए इन्वेस्टिगेशन यूएस ने इनिशिएट किया यूएसटीआर के द्वारा, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड है। द इंक्वायरी इंटेंडेड टू फाइंड आउट इफ डीएसटी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यूएस कॉर्पोरेशन। तो इसमें इंटेंशन क्या था कि ये फाइंड आउट करना कि क्या डीएसटी डिस्क्रिमिनेट करता है अगेंस्ट यूएस कॉर्पोरेशन। द रिपोर्ट रिलीज इन जनवरी 2021 confirmed that India equalization levy is reasonable for the sudden implementation and retrospective application and its discrimination since of the 119 कंपनी। जिसमें क्या गया इंक्वायरी, देखिए रिपोर्ट आई जनवरी 2021 में, उसमें कंफर्म किया कि इंडिया इक्वलाइजेशन लेवाई जो लेवाई करता है इक्वलाइजेशन वो अनरीजनेबल है फॉर
for its sudden implementation and retrospective application. So, and is discriminatory since of the 119 company to which it likely applicable. 72% are US based, तो जितने भी जिन पे applicable होता है 72 US based है. It cannot be dismissed that a tax can result in overtaxation since the company will not be able to claim any credit for tax paid in Indian sales. तो इसमें कहा जा रहा है जो भी कंट्रीज की जो मान लीजिए यूएस की जो भी फर्म्स अगर टैक्स पे करती हैं तो इंडिया में क्रेडिट की अप्लाई नहीं कर सकती, उसमें इसके वजह से ऑथर है उसको क्या कहा है, उसको डिस्क्रिमिनेशन कहा है. ठीक है ना. देखिए तो इसमें आपको बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन एक क्या किया जा सकता है टैक्सेशन के लिए. इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात करिए उस पर. द कोर प्रॉब्लम दैट द इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म सीक टू एड्रेस दैट डिजिटल कॉर्पोरेशन अनलाइक दैट ब्रिक एंड मोटार काउंटर पार्ट कैन ऑपरेट इन अ मार्केट विदाउट ए फिजिकल प्रेजेंस. तो जो डिजिटल कॉर्पोरेशन है वो विदाउट फिजिकल प्रेजेंस के क्या करती हैं, ऑपरेट कर रही है. द करंट बेसिस फॉर टैक्सेशन इन पर्टिकुलर इज द नोशन ऑफ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस. तो करंट जो टैक्सेशन का जो जुरिस्डिक्शन है वो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस. टू ओवरकम दिस, इसको ओवरकम करने के लिए चैलेंज को ओवर करने के लिए कंट्रीज न्यू बेसिस ऑफ टैक्स. तो कंट्री ने एक न्यू बेसिस ऑफ टैक्स को रजिस्टर किया. सेज दैट numbers of user in a country could address the challenge to some extent. The EU and India were among the advocate of this approach. EU और इंडिया ने क्या किया है, इस अप्रोच को एडवोकेट किया है. In 2018 India introduced the test for a significant economic presence in Income Tax Act. However, the proposal of revised nexus was not supported widely. तो इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया गया जो इंडिया ने नेक्सस क्रिएट किया. ओके 1 minute guys, so sorry for that. Okay. Meanwhile, the OECD continued to work to find commonalize among the range of solution. तो अभी solution find out करने की बात की जाएगी है. As countries calibrate their response to compensate competing demand for sovereignty to of tax, DST ने interim alternative outside tax treaty. तो DST क्या है, ये interim alternative की तरह यूज किया जा सकता है outside tax treaties में. It possesses the advantage of tax income that currently escape tax and क्रिएटेड स्पेस टू नेगोशिएट फाइनल. तो फाइनल नेगोशिएशन के लिए इसने एक स्पेस क्रिएट कर दिया है. ओवर रीचिंग सोल्यूशन ऑफ द कंटेंट. तो ये ओवर रीचिंग जो सोल्यूशन है उसको ओवर रीच करने के लिए हेल्प करेगा. ठीक है ना. तो देखिए बहुत ज्यादा इंटरनेशनल टैक्सेशन के ऊपर था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है ये, ऐसा नहीं है, बट एज सच कोई इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा. हाँ, इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म के बारे में पूछ सकते हैं. तो आप डीएसटी याद रखिए, डिजिटल सर्विस टैक्स होता है, इंटरिम सोल्यूशन है जिसको यूज करते हैं. अभी जो यूनाइटेड ग्लोबल कोई ऐसी पॉलिसी आई नहीं है जिसपे डिजिटल जो कंपनी कॉर्पोरेशन है उन पे क्या किया जाए, टैक्सेशन किया. आईडिया पेज की बात करें, डेमोक्रेसी मोरल फाउंडेशन. डेमोक्रेसी इन्होंने कहा है डेमोक्रेसी मोरल फाउंडेशन होती है. अच्छा है, कपिल सिब्बल जी ने लिखा है. आई वंडर वाई द वेरी वैल्यू ऑफ रिपब्लिक दैट वी सेलिब्रेट आर ऑल्सो वंस वी चूज टू wantonly disseminate. Politicians pretend to embrace the constitutional value when they often affect with contempt. इसमें कहा, ये कहते हैं पॉलिटिशियन जो है pretend to embrace the constitutional value. तो इसमें कहा कि पॉलिटिशियन जो है उनको से प्रिटेंड किया जाता है embrace of constitutional value. Users they often offers the contempt. तो contempt की बात की है. तो freedom और claim to cherish are left on the statute book unprotected. तो उन्होंने कहा कि freedom जो है claim की जाती है और उसको छोड़ा जाता है on the statute book unprotected. Let me attempt to enumerate the indices to test the strength of functioning democracy. तो उन्होंने कहा कि चलिए एक अटेम्प्ट करते हैं कि चेक करते हैं कि डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग क्या है. तो द वैल्यू नेसेसरी फॉर इट्स बीइंग रोबस्ट अल्टीमेटली लाई इन द हार्ट ऑफ मैन एंड वुमेन. तो उन्होंने कहा कि जो वैल्यू नेसेसरी है वो रोबस्ट है लोगों के दिलों में. In 1944 lend a hand the great federal judge said in the context of our freedoms. तो ग्रेट फेडरल जज ने कहा था, आई ऑफन वंडर वेदर वी डू नॉट रेस्ट आवर होप टू मच अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉन लॉ एंड अपॉन कोर्ट. तो उन्होंने कहा था कि मैं ऑफन हूं और वंडर हूं थोड़ा सा कि वेदर वी डू नॉट रेस्ट आवर होप टू, कि हम अपनी जो होप है उसको ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पे, लॉ पे और कोर्ट पे डिपेंड करें या ना करें. दोज वर प्रोफेरिक वर्ड्स, जो कि प्रोफेरिक वर्ड्स ही हैं. पब्लिक डिस्कोर्स इन द कंट्री प्लेसेस टू मच स्ट्रेस ऑन द वैल्यू enshrined in the our constitution as if that by itself ensured their protection.
उन्होंने कहा कि पब्लिक डिस्कोर्स जो है वो कंट्री में प्लेस करता है और कंट्री में टू मच स्ट्रेस प्लेस करता है ऑन द वैल्यू एंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज इफ दैट बाय इटसेल्फ। तो उसमें कहा कि जो वैल्यू एंश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में और जो खुद से भी है, वी मिस्टेकली बिलीव दैट दोज इन गवर्नमेंट आर कमिटेड टू द वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। तो इन्होंने कहा है, ऑथर कहते हैं कि हम मिस्टेकली बिलीव करते हैं कि पॉलिटिक्स पे कि वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और वैल्यूज के लिए कमिटेड हैं। एंड वी लेमेंट occasionally that court when called upon fail miserably to uphold the constitution and law, neither the constitution nor law nor the court by themselves can uphold the values of humanism। तो इन्होंने ऑथर कहते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई लॉ और कोई कोर्ट जो ह्यूमनिज्म जो मानवता की वैल्यू है उसको अपहोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है ना, इस पे लिखा है नाउ द मोरल यूनिवर्स विल रिमेन far cry unless people value and protect the freedom of expression and celebrate the culture of dissent। तो उन्होंने कहा कि मोरल यूनिवर्स वो फार क्राई रहेगा जब तक कि पीपल अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कल्चरल डिसेंट जो है उसको जब तक सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा, उसको जब तक एक्सपीरियंस नहीं किया जाएगा। ओके, नाउ 1 मिनट। बट डिसेंट द फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज कैन नेवर बिकम एवरग्रीन। तो उन्होंने कहा कि डिसेंट जो है फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज को कभी एवरग्रीन नहीं हो सकता। इफ द चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर पॉल्यूटेड विद ओपन बायस एंड मैनिपुलेशन व्हिच सीक टू सपोर्ट दोज हू नीड टू मेड अकाउंटेबल, देयर कुड बी इंस्टेंस दैट वर स्पीच में अपीयर टू बी फ्री, बट इफ द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ब्लॉक डिसऑर्डर अब्यूज और मॉक फ्री स्पीच देयर इज लॉस ऑफ फ्रीडम। तो इन्होंने कहा है कि देखिए फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज एवरग्रीन नहीं हो सकते लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर इंफॉर्मेशन चैनल ही पोल्यूटेड है और वो बायस है, वो पोल्यूट करते हैं। जैसे आप न्यूज चैनल्स को देखा, कुछ न्यूज चैनल्स किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट करते हैं, कुछ न्यूज चैनल किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा है कि चलिए वो कुछ बोल तो रहे हैं, अगर उनको उनकी जो हो सकता है, इन्होंने कहा कि उनकी जो स्पीच जो है हो सकती है फ्री हो, बट इन्होंने कहा कि अगर हम चैनल की कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देंगे तब ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का लॉस होगा। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी नीड टू बी प्रिजर्व नॉट फॉर परपेचुएशन ऑफ पावर बट फॉर द परपेचुएशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी प्रिजर्व रहनी चाहिए परपेचुएशन ऑफ पावर के लिए नहीं, परपेचुएशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू के लिए। Societal balance is built upon institutional framework that ensure that no one institution has primacy over other। तो इसमें क्या सोसाइटल बैलेंस तब होगा जब कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी दूसरे के ऊपर प्राइमेसी ना दिखाए। दैट अलाउज फॉर मैनेजिंग कॉन्ट्राडिक्शन एंड डिसएग्रीमेंट, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन और डिसएग्रीमेंट को मैनेज करने के अलाउ करे। अब्सेंट दिस पर्सनल पार्टीजन एंड पॉलिटिकल एजेंडास रन अमक एंड स्पिरिट ऑफ लिबर्टी गेट डिवेल्यूएटेड। तो उन्होंने कहा पर्सनल पार्टीजन और पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो उसके थ्रू लिबर्टी को डिवेल्यूएट किया जाता है। ठीक है ना, यह डिबेट हो। डाइवर्सिटी कल्चरल रिलेशन एंड लिंग्विस्टिक दैट इज हार्ट ऑफ थ्राइविंग डेमोक्रेसी। तो उन्होंने कहा है कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो डेमोक्रेसी का हार्ट है। इट विक्टिमाइज द हैंड्स ऑफ स्टेट अपोजिंग मेजोरिटेरियन एजेंडास, इंस्टीट्यूशनल बैलेंस विद इन पार्लियामेंट एंड बिटवीन पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी डिस्टेब्लिश्ड बाय इन्वेजिव डिक्टेट्स बोथ ओवर्ट एंड कवर्ट। तो इन्होंने कहा है कि जो भी इंस्टीट्यूशनल बैलेंस है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में वो डिस्टेब्लिश बाय इन्वेसिव। तो उन्होंने कहा है कि वो डिस्टेब्लिश होती है किसके द्वारा, डिक्टेट्स के द्वारा, एंड ओवर्ट एंड कोवर्ट जो है दोनों टाइप के द्वारा। इन्होंने कहा एवर सिंस डोनाल्ड ट्रम्प कम टू पावर इन द यूएस द सेंस ऑफ बैलेंस बेस्ड ऑन टच स्टोन ऑफ द मोरल यूनिवर्स वाट एब्सेंट। तो उन्होंने कहा कि मोरल यूनिवर्स का जो टॉर्च स्टोन था वो एब्सेंट था ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में। येट मैन ऑफ स्टेचर एंड कमिटमेंट ऑफ डेमोक्रेसी वैल्यूज अल्टीमेटली वोंट बी कॉज दे स्टूड अप टू वन दो सॉट टू डिस्टर्ब द डेलिकेट बैलेंस। हियर इन इंडिया द बैलेंस हैज बीन लॉस्ट लॉन्ग एगो एंड द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी इज स्लोली डाइंग। तो इन्होंने कहा है कि इंडिया में जो बैलेंस था वो बहुत पहले हम खोल चुके हैं और स्पिरिट ऑफ लिबर्टी जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है। सो ओके गाइस, इन न्यूज एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड एज ऑलवेज हारा भाई जो लड़ा नहीं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।